और चलिए सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई है। बेनामी ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। जो नई जानकारियां इसमें आ रही हैं कि इससे पहले भी उन्हें धमकी दी जा चुकी है और इस मामले में विशेष शाखा के दारोगा मोहम्मद तंजील खान के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हालांकि इस मामले की पुष्टि नहीं की जा सकी है। सीनियर अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली है। तो अभी जो बड़ी खबर है उस पर हम आपको बता रहे हैं कि अभी एफआईआर दर्ज किया गया है। विशेष शाखा में दारोगा है मोहम्मद तंजील खान। जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है। झारखंड के नामी ठेकेदारों में से एक पंचम सिंह के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। पंचम सिंह के भाई परमा सिंह समेत कई रिश्तेदारों के घरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की जा रही है। पंचम सिंह के घर, दफ्तर और उनके रिश्तेदारों के यहां एक साथ छापेमारी की जा रही है और छापेमारी की कार्रवाई में 50 से अधिक अधिकारी शामिल हैं। रांची के मोरहाबादी स्थित विजेता कंस्ट्रक्शन, मोरहाबादी स्थित 2 आवास, पंचम सिंह के भाई और आरआरडीए के पूर्व अध्यक्ष परमा सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी देर रात तक चलने की संभावना है। हालांकि सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने नौसेना के जवान सूरज दुबे हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और लिखित आवेदन सौंपा। उन्होंने जल्द से जल्द मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद बीडी राम ने वीडियो जारी कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। परंतु कल सदन में मौका मिलने पर 0 आवर में मैं इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करना चाहता हूं। जैसे ही संसद का सत्र समाप्त होगा, मैं इस शोक संतप्त परिवार से जाकर मिलूंगा और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं इस परिवार के लिए करूंगा। इधर नौसेना के जवान सूरज कुमार हत्याकांड मामले को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी है। साथ ही इस मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग की है। मेरा भी घर वहीं है, उसके बगल के गांव में है, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे क्षति हुई है। तो मैंने एसपी से और डीसी से, पलामू एसपी डीसी से बात की। 2 दिन से बात कर रहा हूं और पूरी खबर ले रहा हूं स्टेट पुलिस से ही, महाराष्ट्र स्टेट पुलिस से, या फिर स्टेट पुलिस से ये नहीं होते हैं संतुष्ट, फिर सीबीआई है ना, और भी सेंट्रल एजेंसी जो है अनुसंधान का, उससे जांच कराए। कहने का मतलब है कि पूरा खुलासा होना चाहिए कि किस तरह का कौन षड्यंत्र किया और किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कृषि सुधार कानून के विरोध में 10 फरवरी को सभी प्रखंडों में किसान अधिवेशन का आयोजन होगा। 13 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय में पदयात्रा निकाली जाएगी और 20 फरवरी को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। 13 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। 10 से 15 किलोमीटर में हम लोग किसान गांव में जाएंगे और बैठ करके और हम लोग पदयात्रा करेंगे, ताकि किसानों को भरोसा हो कि राज्य सरकार या इस राज्य में झारखंड के कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी, वो हम लोग के साथ है, किसानों के साथ है। इधर उत्तराखंड हादसे में झारखंड के रामगढ़ के गोला प्रखंड के 4 मजदूर लापता हैं। मजदूरों के लापता होने की सूचना उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी सूची में दी गई है। इस सूची में चौकात गांव के पिरसाई महतो, मिथिलेश महतो, कुलदीप महतो और संग्रामपुर गांव के मदन महतो के नाम शामिल हैं। इन मजदूरों के लापता होने की सूचना से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। गांव में मातम छा गया और सभी लापता मजदूर करीब 1 महीने पहले टनल के काम करने के लिए निकले हुए थे। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उत्तराखंड में आई आपदा पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा की कामना की। मेरा 2 ठो बच्चा है
हम अपना बाल बच्चा को कैसे पोस सकते हैं। मेरा पति जहाँ कहीं भी है, खोज के मेरा हमको वापस लाया जाए मेरा पति। तो लापता मजदूरों की पूरी सूची हम आपको बता रहे हैं, कहां के रहने वाले थे, किस जिले के थे। लोहरदगा के लापता मजदूर रविंद्र उरांव, ऐसे ही कई ऐसे मजदूर हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चला है। और इस बीच में जो उनकी पत्नी है, जो उनके परिवार वाले हैं, वो मांग कर रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं उन्हें पहुंचाया जाए। उत्तराखंड हादसे में फंसे झारखंड वासियों से सीएम हेमंत सोरेन ने संयम बरतने की अपील की है। सीएम ने लोगों से कहा कि चमोली आपदा में फंसे राज्यवासी घबराएं नहीं। अगर किसी के परिजन प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं तो राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। इसके लिए बाकायदा हेमंत सरकार ने 11 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उत्तराखंड में फंसे झारखंड के श्रमिक और छात्र झारखंड श्रम विभाग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने वाले राज्य सरकार की ओर से उन्हें मदद दी जाएगी। मदद के लिए लोग व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। रामगढ़ में कोयले का काला कारोबार अवैध रूप से जारी है। इस अवैध कारोबार के तस्कर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। चोरी के कोयले को बड़काकाना थाने से पीरी, मशमोहना और दुर्गी भट्टे में खपाया जाता है। छोटी बोरी की कीमत 700 और बड़ी बोरी की कीमत 950 रुपए होती है। और यह काला कारोबार थानों की मिलीभगत से होती है। तस्कर 950 में 400 से 450 रुपए तक खर्च करते हैं। थाने प्रति साइकिल 50-50 रुपए और सीसीएल सिक्योरिटी भी 50 रुपए वसूलती है। बिचौलियों को मैनेज करने में भी पैसा खर्च होता है। और चलिए इस बीच मधुबनी से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मधुबनी से 1 करोड़ 10 लाख की शराब जब्त की गई है। एक बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस शराब लदे 2 ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया है, कार्रवाई की है। मौके से 7 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं जो इसमें लिप्त थे। तो मधुबनी से 1 करोड़ 10 लाख की शराब जब्त, तस्वीरों को आप देख सकते हैं। उन ट्रकों को पकड़ा है जिनके ऊपर यह शराब लदी हुई थी। फुलपरास इलाके में यह कामयाबी मिली है। 7 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। States, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल स्थिति में हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में ना तो पोषाहार मिल रहा है और ना ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। कुपोषण से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जो पोषाहार की सुविधा दी जा रही थी वो बंद है। राजधानी के आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने के उद्देश्य से राज्य भर में कई आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। हम इन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नज़ारा है राजधानी रांची के हरमू इलाके का, जहाँ के ये आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ ना तो आंगनबाड़ी सेविका पहुँची हैं
और ना ही कोई बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटे से मकान में ये आंगनवाड़ी केंद्र चलती है और लंबे समय से यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए दावे किए जाते हैं, पोषाहार की सारी सुविधाएं दी जाने की बात की जाती है। लेकिन कोविड पीरियड के बाद से यहाँ ना तो बच्चों को राशन मिला है और ना ही यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था हुई है। हालांकि शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए कोई निर्देश नहीं हुआ है, लेकिन पोषाहार जैसी सुविधाएं देने के लिए सरकार बार बार दावे करती रही है कि यहाँ व्यवस्था होगी। और राज्य भर के 39,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में चना गुड़ के साथ साथ जो पौष्टिक आहार है, अंडा दिए जाने हैं, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराया जाना चाहिए था। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि बदहाल पड़े आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधा बढ़ाई जाए और पोषाहार जो बच्चों को मिलता था वो तुरंत उपलब्ध हो और आंगनवाड़ी केंद्रों में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। इधर पाकुड़ में महिलाओं और बच्चों को पोषाहार देने वाले आंगनबाड़ी केंद्र खुद कुपोषित हैं। इनका हाल दयनीय है। जिले में करीब 300 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें कईयों के भवन टूट गए हैं। कई गांव में भाड़ी के मकान में चल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कुंदन कुमार ने। यहाँ पर लाइट नहीं है, लेटरिन बाथरूम टूटा हुआ है, खुलता भी तो नहीं है, पोषाहार भी नहीं मिलता है। और क्या? कितना बच्चा होगा? बच्चा 50-60 हो जाएगा। रोज नहीं आता है? रोज नहीं आता है। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका संघ की प्रदेश महासचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ना तो पोषाहार मिल रहा है, ना ही बच्चों को कुपोषण से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ कल रांची के पुराने विधानसभा मैदान में महाजुटान कर विधायक आवास का घेराव करेंगे। आंगनबाड़ी का दुर्दशा इस तरह से है कि 6 महीना में एक बार पोषाहार, तो यार लोग कहते हैं कि कुपोषण की बढ़ोतरी हो रही है। कैसे नहीं बढ़ेगी? अगर पोषाहार सही ढंग से नहीं मिलेगा तो कुपोषण बढ़ना तो स्वाभाविक है। और कुपोषण नहीं अगर दूर होगी तो फिर बच्चे कल के भविष्य कैसे बन पाएंगे। इधर जमशेदपुर के जुबली पार्क के पास सैकड़ों दुकानदार मायूस हैं, जिसको प्रबंधन और जिला प्रशासन के विवाद का खामियाजा सैकड़ों ठेला खोमचे वालों को भुगतना पड़ रहा है। पहले से कोरोना की मार झेल रहे ठेला खोमचे वाले अब जिसको प्रबंधन और जिला प्रशासन के विवाद की मार झेलने को मजबूर हैं। दुकानदारों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन सड़क को चौड़ीकरण का काम शुरू कर सभी दुकानदारों को घेर दिया गया है, जिससे इनका धंधा चौपट हो गया। दुकानदारों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी। और जिला प्रशासन के विवाद के चलते जमशेदपुर के जुगली पार्क स्थित सैकड़ों दुकानदारों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि बिष्टुपुर के जुगली पार्क के गेट के पास। आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ दोनों तरफ सड़क के किनारे ठेला खोमचे वाले लगाते हैं, और जिसका जो काफ़ी इन लोगों को परेशानी हो रही है। पहले तो कोरोना के मार के बाद जैसे ही ये लोग फिर से इनकी ज़िंदगी पटरियों पर लौटी, उसके बाद अब फिर से आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन और जुस्को प्रबंधन के विवाद के चलते इन लोगों को कई बार आश्वासन दिया जा रहा है कि वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। बावजूद अब तक इन लोगों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जिसको प्रबंधन द्वारा किस तरह रोड को चारों तरफ से घेर के और रोड चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण इन दुकानदारों की जो व्यापार थे वो कहीं ना कहीं ठप हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी करती थी, सुबह से लेकर रात तक यहाँ लोग जो है अलग अलग खाने पीने का लुफ्त उठाते थे। आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो वीरान पड़े हुए हैं। हम कुछ दुकानदार से बात करेंगे, क्या कुछ परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ दुकानदार है, क्या कुछ परेशानी हो रही है? रोड चौड़ी होने के कारण हम लोगों को दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ से टीना से घेर दिया गया है, इस वजह से कस्टमर आने में दिक्कत हो रहा है, गाड़ी खड़ा करने में दिक्कत हो रहा है। देखिए सर, परेशानी ये है कि हम दुकान पहले लॉकडाउन से पहले तो स्थगित ही था कि लॉकडाउन में नहीं खोलेंगे, और थोड़ा बहुत जब लॉकडाउन के बाद खुलने लगा तो दुकान जैसे खोलने लगे, अब सोचे 2-4 दिन 10 दिन चलेगा, कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बीच में फिर ये रोड का बैरियर लग गया। अभी दुकान जो है कि बोला गया था वेंडिंग जोन में शिफ्ट करके रोड चौड़ीकरण का काम किया जाएगा,
तो उसके वो तो हुआ नहीं। अब बिना बोले सूचना दिए लोग रोड घेर दिया, दुकानदारी ख़त्म हो गया। दुकानदारों में काफ़ी मायूसी है क्योंकि लगातार जो है 1 सालों से इनका जो व्यापार था वो ठप पड़ा हुआ था कोरोना के चलते, और जैसे ही इनकी ज़िंदगी पटरी पर लौटी उसके बाद जिला प्रशासन और जुस्को प्रबंधन का जो विवाद है, वेंडिंग जोन का इनका आश्वासन जो है वो लगातार इनको दिया जा रहा है, मगर बावजूद जो है इन लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये साफ तौर पर सरकार से और जिला के उपायुक्त से हाथ जोड़कर दुकानदार मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द इनकी जो दुकान है वो वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए, जिससे इनका परिवार जो है वो ठीक से चल सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड का हाल बदहाल है। सरकारी और निजी बस स्टैंड से रोजाना 300 से ज्यादा बसें खुलती हैं और सरकार इससे करोड़ों का राजस्व भी सरकार को मिलता है। मानगो बस स्टैंड से झारखंड के सभी जिलों के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा की बसें खुलती हैं, लेकिन बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानगो के निजी बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। अभी हम जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में मौजूद हैं, जहां ये प्राइवेट बस स्टैंड है। यहां से आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहां बिहार के लिए तमाम गाड़ियां मिलती है और बगल में जो है उड़ीसा, बंगाल के लिए भी यहां बसें मिलती है। तो रोज़ाना यहां से आपको बता दूं कि 300 से अधिक बसें यहां से खुलती है मानगो बस स्टैंड से, मगर बावजूद यहां यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की यहाँ से राजस्व वसूली की जाती है, मगर यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह है। जो बस मालिक है उन्हीं के तरह कुछ व्यवस्था की गई है, मगर आप देख सकते हैं साफ तौर पर किसी तरह शेड नहीं लगाया गया है जिससे यहाँ यात्रियों को कुछ सुविधा मिल सके। हम कुछ यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ कुछ व्यवस्था है आप लोग के लिए? कुछ व्यवस्था नहीं है सर। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशान थे। गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलेगा, अभी बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग मतलब यहाँ छतरी बांध कर बैठते हैं। कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से? कोई व्यवस्था नहीं सर। शौचालय वगैरह? शौचालय है, पैसा लगता है, प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। दूसरे स्टैंड? हाँ, परेशानी होता है। परेशानी तो है, प्राइवेट शौचालय है, पैसा देना पड़ता है। बारिश के दिनों में कितना समय? बारिश के दिन में छतरी लगा के बैठते हैं, कोई शेड उड नहीं है। यात्री आते अपना व्यवस्था लेके आते हैं, गाड़ी बैठाते हैं हम लोग हैं। जमशेदपुर से 4 राज्यों के लिए यहाँ बसें खुलती है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल समेत अन्य राज्यों में यहाँ से लगभग रोजाना 300 से अधिक बसें जाती हैं, मगर आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर किसी तरह जो सरकारी दावे बोले जाते हैं, कई दावे किए जाते हैं कि सरकारी बस में ये सुविधा दी गई है यात्रियों के लिए, मगर यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ से करोड़ों रुपया हर सालाना जो है सरकार राजस्व वसूली करती है, मगर यहाँ की यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना कि बैठने के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है। और किस तरह बस जो यहाँ पे बस के लोग हैं वो टिकट काउंटर देख सकते हैं कि किस तरह धूप में ही बैठ के यहाँ अपना व्यवस्था किए हुए हैं, मगर सरकार की तरफ से माने तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ना ही यहाँ पे अगर ठीक ठाक से शौचालय है, ना ही पीने का पानी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मानगो बस स्टैंड में जो हजारों की संख्या में यहाँ जो यात्री आते हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर अब देखना यह है कि इस खबर के बाद प्रशासन की कब आँख खुलती है और कब तक मानगो बस स्टैंड में सुचारू रूप से व्यवस्था दी जाती है जिससे यहाँ आए यात्रियों को सुविधा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में सरकारी योजना कछुए की चाल से चलती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है दुमका का जिला स्तरीय स्टेडियम। साल 2013-14 में तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर विजयपुर में जिला स्तरीय स्टेडियम का शिलान्यास किया था। 6,07,70,472 रुपए की योजना 18 महीने में पूरी होनी थी। 2013 से 2021 आ गया। हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम बन गए, लेकिन जिला स्तरीय स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हुआ। योजना की राशि बढ़कर 8,41,77,750 रुपए हो गई। जिला मुख्यालय में कहने के लिए तो आउटडोर स्टेडियम, गांधी मैदान समेत कई मैदान हैं, लेकिन यहां एक भी ग्राउंड वैसा नहीं है जहां सालों भर खिलाड़ी अभ्यास कर पाए। निर्माण में देरी पर भवन निर्माण विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलते। में आधा में कब्रिस्तान रहने की वजह से टाइमली ये पूरा नहीं हुआ। 2017 सितंबर में कब्रिस्तान को प्रशासन के द्वारा हटाया गया। हटाने के बाद में संपूर्ण जमीन मिलने के बाद उसका एंडुलेशन जमीन के कारण
प्राकलन का पुनरीक्षित हुआ। के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन ये शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी दुमका इतना अधिक विकसित नहीं हुआ कि लोग जाके वहाँ पर जो है वहाँ, हालांकि अभी तो बन भी नहीं पाया है पूरा। फुटबॉल का मैदान है और एथलेटिक ट्रैक्स का निर्माण होना है। हालांकि एथलेटिक ट्रैक जो है दुमका के किसी भी मैदान में नहीं है सिंथेटिक ट्रैक। उसके बनने से दुमका के खिलाड़ियों को लाभ तो होगा, लेकिन थोड़ा दूरी के चलते लाभ मिलने में हमको लगता है 10 साल की देरी अभी होगी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।